हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। सो हेयर इज़ ओवरव्यू। तो बेसिकली प्रेगनेंसी क्या है, ये वो एक स्टेट है जिसमें वुमन कैरी करती है फर्टिलाइज ओवम को इनसाइड हर यूट्रस और वोम्ब। ठीक है, तो ये होता है प्रेगनेंसी। ये इट इज़ अ पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ ऑफ द बेबी। ये कौन सा समय होता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक का जो टाइम होता है वो कंसीडर किस में होता है? प्रेगनेंसी में। ठीक है, प्रेगनेंसी रिप्रोडक्टिव ईयर के अंदर कंसीडर की जाती है, दैट इज़ 15 to 45 ईयर्स। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करें देन इट इज़ 280 डेज और 40 वीक्स। ठीक है, 10 लूनर मंथ्स और 9 कैलेंडर मंथ प्लस 7 डेज। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। अगर आपसे पूछेगा कि क्या मतलब कब तक प्रेग्नेंट रहता है, तो 10 लूनर मंथ भी हो सकता है ऑप्शन में, या फिर 9 कैलेंडर मंथ प्लस 7 डेज। दोनों ही सही हैं, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। उसके बाद कैसे कैलकुलेट करते हो? जो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, LMP जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं, हम फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से कैलकुलेट करेंगे। उसमें 9th कैलेंडर मंथ जोड़ेंगे प्लस 7 मंथ प्लस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? EDD आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी की बात करें तो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे? एक्सटेंडेड टू बियॉन्ड और बियॉन्ड 42 वीक ऑफ जेस्टेशन, यानी कि 280 डेज से ज़्यादा हो जा रहा है। कितना हो रहा है? 294 डेज तक पहुंच रहा है, तो हम उसे क्या कंसीडर करेंगे? पोस्ट टर्म कंसीडर करेंगे। अगर वो 42 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पार कर देता है, ठीक है, या फिर अगर EDD हमारा 28 में निकला था, ठीक है, उसमें आप क्या ऐड कर दो? 14 डेज़ और ऐड कर दो। अगर उसके बाद बेबी डिलीवर हो रहा है या उस दिन तक भी हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि पोस्ट टर्म बेबी है वो। ठीक है, 14 डेज़ तक हम नॉर्मल कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर 42 वीक ऑफ जेस्टेशन यानी 294 डेज़ से ज़्यादा हो जाता है बच्चे को डिलीवरी में, देन हम उसे क्या बोलेंगे? पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं। ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी की बात करें तो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें हमारे पास होते हैं फर्स्ट 12 वीक्स। सेकेंड ट्राइमेस्टर हम कंसीडर करते हैं 13 to 28 वीक्स, और ये होता है लॉन्गेस्ट ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें तो 29 to 40 वीक्स ऑफ पीरियड का टाइम होता है। ठीक है, समटाइम पोस्ट पार्टम पीरियड इज़ कंसीडर एज फोर्थ ट्राइमेस्टर। कई बार हम उसे फोर्थ ट्राइमेस्टर भी कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी कब तक हो जाए ज़्यादा? अप टू 6 वीक्स आफ्टर बर्थ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है हमारा फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, डे 1 कंसीडर करेंगे उसे। देन लेट प्री टर्म किसे बोलेंगे? अर्ली टर्म, फुल टर्म, लेट टर्म और पोस्ट टर्म, इनको किसे बोलेंगे? इसमें हम डिस्कस करते हैं। लेट प्री टर्म बोलेंगे अगर 239 डेज़ में ही बच्चा पैदा हो जाता है, यानी कि 34 वीक्स में, तो हम उसे क्या बोलेंगे? लेट प्री टर्म है। ठीक है, उसके बाद कब से कब तक? 239 to 259 के बीच में अगर बच्चा पैदा हो रहा है, दैट इज़ 34 वीक्स to 36 वीक्स प्लस 6 और 7 डेज़, देन हम उसे कंसीडर करेंगे लेट प्री टर्म। अर्ली टर्म किसे बोलेंगे? अगर बच्चा 260वें दिन पे पैदा हो रहा है, ठीक है, 260 डे में पैदा हो रहा है, या फिर 274 डे में पैदा हो रहा है, यानी इनके बीच में जो बच्चा पैदा होगा उसे हम बोलेंगे अर्ली टर्म, यानी 37 वीक्स से लेके 38 वीक्स तक प्लस 6 और 7 डेज़। ठीक है, फुल टर्म किसे कंसीडर करेंगे? अब फुल टर्म आएगा हमारा यही 39 वीक्स से कब तक? 40 वीक्स तक का, उसे हम बोलेंगे फुल टर्म। लेट टर्म कब बोलेंगे? जो अभी हमने बताया था प्लस 14 करते हो ना, अगर 14 डेज़ और ऐड कर दोगे तो हमारा कब आ जाता है? पोस्ट टर्म आ जाता है। तो वो जो 14 डेज़ का जो टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं? लेट टर्म बोलते हैं। ठीक है, यानी 41 वीक्स से 41 वीक्स प्लस 6-7 डेज़, और उसके बाद 42 तक चला जाता है या उससे बियॉन्ड, देन हम उसे क्या बोलेंगे? पोस्ट टर्म बोलेंगे। पोस्ट टर्म फिर इससे आगे कितना भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्री टर्म की, और उसके बारे में कि अर्ली प्री टर्म है, वेरी प्री टर्म है, मॉडरेट है या लेट है। देन हम टर्म की बात करेंगे एंड देन हम पोस्ट टर्म की बात करेंगे। तो अभी हमने इसमें डिस्कस कर लिया है, राइट? वही सेम चीज़ें यहाँ पे। अर्ली प्री टर्म हम कब बोलेंगे? जब 28 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले ही पैदा हो जाए बच्चा। वेरी प्री टर्म कब बोलेंगे? जब 28 to 61 वीक्स प्लस 6 डेज़ में अगर हो रहा है, देन हम उसे वेरी प्री टर्म बोलेंगे। मॉडरेट कब बोलेंगे? मॉडरेट में आ जाता है हमारा 30 to 33 वीक्स, लेट में आ जाएगा हमारा 34 to 36 वीक्स।
टर्म में आएगा अर्ली टर्म डेट इज़ 37 to 38 वीक्स एंड फुल टर्म में आएगा 39 to 41 वीक्स। और अगर 42 वीक्स के बियॉन्ड या फिर उससे ज़्यादा लग रहा है 43, 45, 46 कितना भी वीक लग रहा है देन हम उसे कंसीडर करेंगे पोस्ट टर्म। ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन कब अकर होता है? 14 डेज़ पे अकर होता है आफ्टर LMP इन 28 डेज ऑफ साइकिल। ठीक है, सो द जेस्टेशनल एज कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग 14 डेज। अब आपको LMP EDD निकालने का भी फॉर्मूला बता रखा है, बोला था ना कि 9 मंथ आपको ऐड कर देने हैं प्लस 7 डेज़ ऐड करने हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी का LMP है फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स कंसीडर 14 में, ठीक है, लेकिन जो उसकी साइकिल है वो 28 डेज़ की नहीं है, उसकी साइकिल है 35 डेज़ की, देन आप कैसे निकालोगे LMP? उसका 14th डे कब होगा? ये देखो, इसमें आप क्या करोगे, 35 में से माइनस करोगे 14 तो हमारे पास आ जाएगा 21। ठीक है, यानी 21th डे पे उसका 14 वो होगा, ओवुलेशन होगा। ठीक है, ऐसे ओवुलेशन निकालने वाला आता है। आपसे पूछ देगा कि 35 डेज़ की साइकिल है और अब बताओ कि उसका ओवुलेशन कब हो रहा है, तो आप 14th डे पे टिक करके आ जाओगे। एक ऑप्शन ये भी होगा, पर ये गलत होगा। आंसर होगा आपका 21 डे। ठीक है, 21वें दिन पे उसका क्या होगा, ओवुलेशन होगा। क्योंकि जो आपकी ये आगे की साइकिल है ये वेरी हो सकती है बट ये वेरी नहीं होती है, यानी ओवुलेशन से यहाँ तक का टाइम। ठीक है, और उसके बाद मेंसेस होते हैं। तो ये ही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है कि कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग 14 डेज़ आपको माइनस कर देना है फ्रॉम 280 डेज़, हैंस एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ जेस्टेशन इज़ 264 डेज़। ठीक है, हम जो भी कंसीडर करके चलते हैं, हमारे पास जो भी LMP जो भी आता है हम 28 डेज़ कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो वुमेन है उसमें 28 डेज़ की साइकिल देखने को मिलती है और उसके बाद फिर हर किसी में बदलती भी है। पोस्ट टर्म की बात करें तो पोस्ट टर्म में 290 डेज़ यानी 294 डेज़ यानी कि 42 वीक्स और मोर फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट LMP, यानी कि मोर देन 30 डेज़ फ्रॉम एस्टिमेटेड ड्यू डेट EDD। तो पोस्ट टर्म तो अभी हमने डिस्कस कर लिया था, जिसको 14 या 14 डेज से ज़्यादा का टाइम लग रहा है अपनी डिलीवरी डेट से पैदा होने में, उसी को हम पोस्ट टर्म बोलते हैं। एक्सट्रीम प्री टर्म भी हमने डिस्कस कर लिया, यानी कि 28 से 32 वीक्स में भी जो 28 वीक्स से पहले ही पैदा हो जाए, दैट इज़ एक्सट्रीम प्री टर्म। और वेरी अर्ली प्री टर्म हम किसे बोलेंगे, जो 28 to 32 वीक्स में पैदा हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो ओवरी है, ओवुलेशन इज़ इनहिबिटेड ड्यू टू हार्मोनल इफेक्ट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो अब देखो, आप जब एक बार प्रेग्नेंट हो गए हो तो अब ओवरी क्या करेगी भैया, अब उसका ना जो ओवुलेशन चल रहा था उसको रोक दिया जाएगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि हार्मोनल इफेक्ट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से। ठीक है, ओवुलेशन रुक जाएगा जब प्रेगनेंसी हो गई है। यूट्रस में क्या होगा, वेट इंक्रीज होने लग जाएगा। नॉर्मल यूट्रस का वेट 60 ग्राम होता है और एंड ऑफ द प्रेगनेंसी तक उसका ग्राम वेट कितना हो जाता है, 1000 ग्राम तक हो जाता है। बाय हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी, किस वजह से हो रहा है, हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी की वजह से। एमेनोरिया ड्यू टू कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन, कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन के कौन से हार्मोन है, मतलब दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि शेप ऑफ यूट्रस चेंजेस। तो इनकी वजह से क्या है, यूट्रस का चेंज जो शेप है वो चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद अर्ली 3 मंथ में नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस जो होता है उसका शेप क्या होता है, पायरीफॉर्म शेप होता है। जैसे ही 12 हफ्ते का यूट्रस हो जाता है देन इट इज़ ग्लोबुलर लाइक ग्रेप फ्रूट। तो अब 12 हफ्ते का यूट्रस से क्या मतलब है, यानी प्रेगनेंसी में जो 12th वीक चल रहा है उसका। ठीक है, 16th वीक में डोम शेप देखने को मिलेगा, 20th वीक पे ओवियोइड शेप, 28th वीक पे ओवल शेप और 36 वीक पे स्पेरिकल शेप देखने को मिलेगा। पोजीशन ऑफ यूट्रस की बात करें तो एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्स होती है और ये एम्स दिल्ली का 2015 और साथ में PGI में 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, वजाइना की बात करें तो वजाइना में ल्यूकोरिया यानी कि उसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी और वहाँ पे चैडविक साइन भी देखने को मिलेगा, डेट इज़ ब्लूइश डिस्कलरेशन। ठीक है, तो सर्विक्स में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, सर्विक्स जो है मोर शॉर्टर हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, साथ में इलास्टिक हो जाएगा और लार्ज इन डायमीटर हो जाएगा। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स और वजाइना को ही हम क्या बोलते हैं, चैडविक साइन, जो कि हमें 4th वीक ऑफ जेस्टेशन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो वजाइना है और सर्विक्स है दोनों ही कैसे हो जाएंगे, नीले पड़ जाएंगे। ये साइन देखने को मिल रहा है तो उसी साइन को हम बोलते हैं चैडविक साइन।
ब्रेस्ट की बात करें तो ब्रेस्ट चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे, अक्कर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब ब्रेस्ट में जो चेंजेस देखने को मिल रही हैं वो भी आपको ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से देखने को मिल रही हैं। जो आपका एरेोला होगा वो डार्क हो जाएगा और निपल्स भी डार्क हो जाएंगे। ड्यू टू स्किन पिगमेंटेशन, मेलेनिन पिगमेंट है वो ज़्यादा वहाँ पे सिक्रीट होगा, इस वजह से वो डार्क हो जाते हैं, ठीक है। निपल्स बिकम मोर प्रोनाउंस्ड। अब ब्रेस्ट में चेंजेस तो देखने को मिलेंगी, बेबी आएगा, डिलीवरी होगी तो ब्रेस्ट फीडिंग भी करवानी होगी, उस हिसाब से ब्रेस्ट में चेंजेस देखने को मिलते हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। जीआई सिस्टम के चेंजेस की बात करें तो नोजिया, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस जिसे कहते हैं, बहुत से वुमेंस को अर्ली मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिलता है, बहुतों को नहीं भी देखने को मिलता है और मोस्टली देखने को मिलता है, तो ये अर्ली साइन है, ठीक है। मॉर्निंग सिकनेस हो गया हमारा, चेंजेस इन जीआई देखने को मिलेगा। और वो सिकनेस क्यों हो रही है, एचसीजी का जो सिक्रीशन है जो वो बढ़ रहा है, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा एचसीजी का सिक्रीशन होता है और थ्रू आउट फिर कम होते जाता है धीरे धीरे थर्ड ट्राइमेस्टर तक, इसीलिए वॉमिटिंग वगैरह देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें एक्सेसिव सलाइवेशन ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जिंजिवाइटिस देखने को मिलेगा। गॉल ब्लैडर में एम्प्टी जो टाइम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि यूट्रस का साइज़ बढ़ जाएगा। हार्टबर्न देखने को मिलेगा क्योंकि अब स्टमक जो है वो बहुत डिले हो रहा है एम्प्टी होने में, ठीक है। रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक एसिड कंटेंट देखने को मिलेगा। हैचस हर्निया हो सकता है जो ओबीज वुमेन होती हैं, मोटी वुमेन होती हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा क्योंकि जीआई मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट हो रहा है और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, जीआई मोटिलिटी को डिक्रीज करता है। साथ में आपका जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आप फ्लूइड और फाइबर्स का इंटेक भी कम कर दोगे, है ना। एक तो नोजिया वॉमिटिंग ही औरतों को खाने नहीं देती खाना, तो प्रेशर ऑफ इनलार्ज यूट्रस, ये सारे क्या करेंगे, कॉन्स्टिपेशन कॉज करेंगे। यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ब्लैडर जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। डायलेशन ऑफ रेनल पेल्विसेस एंड यूरेटर देखने को मिलेगा। फ्लो रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, जीएफआर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है हमारा जीटीपीएल सिस्टम की बात करें तो जीटीपीएल सिस्टम में सो जीटीपीएल सिस्टम की बात करें देन यूजिंग न्यूमोनिक जीटीपीएल, ठीक है, इसको ऐसे ही करते हैं। जी फॉर ग्रेविडा, टी फॉर टर्म, पी फॉर प्रीटर्म, ए फॉर अबॉर्शन एंड एल फॉर लिविंग चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पे पी का मतलब पैरिटी नहीं है, इट इज़ प्रीटर्म, यहाँ पे प्रीटर्म है। तो ग्रेविडा का मतलब क्या है कि कितनी बार वो महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है, ठीक है। हमें ये मैटर नहीं करता उसका अबॉर्शन हुआ है, बच्चे हैं या नहीं है, मतलब कितनी बार उसने क्या किया, प्रेगनेंसी अचीव की है, डेट इज़ ग्रेविडा। टी क्या है, टर्म बेबी। अब प्रेग्नेंट तो मान लो 4 बार हो गई लेकिन बच्चा एक ही बार टर्म तक पहुंचा है उसका, बाकी के बच्चे प्रीटर्म या अबॉर्शन में ही चले गए। तो टर्म कितने बच्चे हुए, एक हुए हैं, तो टर्म मतलब 38 वीक्स ऑफ जेस्टेशन को उसने पार किया है। उसके बाद जो बच्चे पैदा हुए वो हमारे किस में आते हैं, टर्म में आते हैं। 37 वीक्स हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। 38 वीक्स जो होता है हमारा कंसीडर होता है कि टर्म है। उसके बाद ट्विंस है, ट्रिपलेट है, कुछ भी हो उसको हम एक ही बच्चा काउंट करेंगे। अगर टर्म में फॉर एग्ज़ाम्पल टर्म बच्चे हुए हैं 3, महिला प्रेग्नेंट हुई और उसके क्या थे, ट्रिपलेट्स थे, तो आप क्या बोलोगे, 1 टर्म ही काउंट करोगे, 3 काउंट नहीं करोगे क्योंकि वो डिलीवरी तो पहली बार ही करने जा रही है ना, एक ही बार करेगी। मतलब एक बार प्रेगनेंसी हुई है और उसके बच्चे कितने भी हों, कितने बार भी वो एक्सपेल आउट करेगी, बट जो थ्रू आउट द पूरा प्रोसेस था वो एक ही कंसीडर होगा, ठीक है। उसके बाद प्रीटर्म में 37 वीक्स में से पहले जो बच्चे पैदा हो गए हैं वो आ जाएंगे सारे प्रीटर्म में। उसके चाहे वो ट्रिपलेट हो या फिर एक ही बच्चा हो या फिर 2 हों, जुड़वा हो, हम एक ही कंसीडर करेंगे उसे। उसके बाद अबॉर्शन की बात करें, अबॉर्शन मिसकैरेज बोलते हैं, यानी 20 वीक से पहले ही डिलीवरी हो गई। बेसिकली डिलीवरी क्या हो गई, बच्चा तो बना ही नहीं है, उससे पहले ही अबॉर्शन हो गया, मिसकैरेज हो गया, कुछ भी हो गया, फीटस डिमाइस हो गया, ठीक है, तो उसे हम अबॉर्शन में कंसीडर करते हैं। एल फॉर लीविंग, अब इसमें आएगा आपका फॉर एग्ज़ाम्पल टर्म के टाइम पे कितने 2 बच्चे पैदा हुए थे और उसे पहले प्री टर्म से 1 बच्चा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो पहले से ही उसका 1 बच्चा है प्री टर्म पे, और वो भी अब कितने साल का है, 5 साल का है, ठीक है। और जो अभी उसने पैदा किए हैं वो 2 ट्विन्स पैदा किए थे, बट हम उसे क्या कंसीडर करेंगे, 1 कंसीडर करते हैं टर्म में। लेकिन अब उसने हमसे पूछा है लिविंग चिल्ड्रन कितने हैं, तो अब लिविंग उसके कितने हो जाएंगे,
एक बच्चा जो पहले से ही ज़िंदा है और जो 2 बच्चे उसने अभी पैदा किए हैं, तो 3, हम टोटल 3 काउंट करेंगे, ठीक है। तो लिविंग चिल्ड्रन है, इसमें सब काउंट हो जाता है, ट्रिपलेट हो, ट्विन हो, सिंगल हो, कोई भी हो, पैदा हो गया है ना, ठीक है, वो कंसिडर किस में हो जाएगा, लिविंग चाइल्ड में, मतलब ज़िंदा होना चाहिए वो। उसके बाद बात करते हैं, एक एग्जाम्पल की लेते हैं, ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक प्रेग्नेंट वूमेन है जिसका ये 4th टाइम है, चौथी बार वो प्रेग्नेंट हुई है, तो ग्रेविडा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, साफ लिख दिया, चौथी बार है, अभी वो प्रेग्नेंट ही है, ठीक है। शी हैड 1 इलेक्टिव अबॉर्शन, अब देखो प्रेग्नेंट कितनी बार हो गई, 4 बार हो गई है, GTPAL। अब यहाँ पे बताया है कि एक अबॉर्शन है उसका, क्या है, एक अबॉर्शन है, तो हमारे पास अभी अबॉर्शन का नंबर 1 आ गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसकी एक डॉटर है जो कि 40th वीक पे पैदा हुई थी। 40th वीक ऑफ जेस्टेशन क्या है, टर्म कंसीडर करेंगे, तो यानी एक बच्चा उसका टर्म भी है अब यहाँ पे। नेक्स्ट उसका एक बेटा है जो कि 36 वीक ऑफ जेस्टेशन में हुआ है, 36 वीक ऑफ जेस्टेशन में हुआ है, यानी कि वो प्रीटर्म है, तो एक प्रीटर्म बच्चा भी है उसका, ठीक है। अब उसका GTPL स्कोर बताना है, तो उसके जिंदा बच्चे कितने हैं, 2, प्रीटर्म और टर्म काउंट करेंगे, ठीक है। तो लिविंग चिल्ड्रन 2 ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि चौथी बार तो प्रेग्नेंट हुई है, तो उसको काउंट मत कर लेना, अभी उसकी डिलीवरी नहीं हुई है तो उसे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। जब डिलीवरी हो जाएगी, वो बच्चा हो जाएगा, तब हम उसे काउंट करेंगे, बट अभी डिलीवरी नहीं हुई है। और अबॉर्शन को हम लाइव में तो काउंट ही नहीं करेंगे, क्योंकि भाई वो तो अब नहीं है ना इस दुनिया में, हमें तो सिर्फ लिविंग बताने थे, तो लिविंग 2 है। तो इसी तरीके से आप GTPL स्कोर फाइंड कर सकते हो, बहुत ईजी तरीका है, बहुत ही आसान है। अगर ये क्वेश्चन पूछता है एम्स आपसे, नॉर्सेट में, RRB में, PGI में, कहीं भी पूछता है, इसमें तो फुल स्कोर कंसीडर कर सकते हो अपने, इतना इजी है ये, आराम से पूरे में से पूरे आएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम प्रेगनेंसी के साइन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन तो भाई आते ही आते हैं। इस बार नॉर्सेट 9 के प्री में भी आया था, ठीक है। प्रेगनेंसी साइन नहीं, इस बार नहीं आया था, नॉर्सेट 8 में आया था, ठीक है। प्रेगनेंसी साइन की बात करते तो प्रेगनेंसी साइन में आता है प्री एजम्पटिव साइन। तो प्री एजम्पटिव साइन में क्या आएगा, बेसिकली सब्जेक्टिव साइन होता है, यानी कि जो मदर ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है, मदर ने ऑब्जर्व किया है और रिपोर्ट किया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उससे क्या लगता है, जो उसे लगता है वो क्या कर रही है, प्रिज्यूम कर रही है, ठीक है। उन्हें ही हम क्या बोलेंगे, प्रिजम्पटिव साइन बोलेंगे, यानी जो मदर रिपोर्ट करेगी। अभी तक हमारा कोई रोल नहीं आया है, हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, तो मदर क्या फील करेगी, एमेनोरिया ड्यू टू सप्रेस LH FSH बाय प्लेसेंटल हार्मोन, ठीक है। अभी तो मदर ही बता सकती है उसे एमेनोरिया है या नहीं है। उसके बाद नोजिया वॉमिटिंग, ये भी मदर ही कंप्लेंट करेगी, हम झाँक के नहीं देख सकते कि उसे उल्टी आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ये कंप्लेंट भी अगर मदर कर रही है, और ये क्यों होगा, ड्यू टू HCG हार्मोन की वजह से, ठीक है। इसी को हम मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं। मदर क्या क्या जो मदर कंप्लेंट्स लेके आती है, वो सारे ही हमारे प्रिजम्पटिव साइन में आएंगे। उसने बोला मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे, नोजिया वॉमिटिंग हो रखा है, इंक्रीज साइज, फीलिंग फुलनेस ऑफ ब्रेस्ट ड्यू टू एस्ट्रोजन, प्रोनाउंस निपल देखने को मिलेंगे, यूरिनरी फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ड्यू टू इनलार्ज यूट्रस, क्विकनिंग देखने को मिलेगा, उसे लगेगा कि भाई बच्चे का मूवमेंट हुआ है, उसने पहले बच्चे की किक महसूस की है, जो कि 16वें से 17वें हफ्ते में आती है। उसके बाद फैटीग, डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइनल म्यूकोसा, इंक्रीज स्किन पिगमेंटेशन, कोलाज्मा एंड लीनिया नाइग्रा, प्रेजेंस ऑफ स्ट्राई ग्रेविडम, ये सारे जितने भी साइन मदर ऑब्जर्व कर रही है अपनी बॉडी में, वो सारे ही प्रिजम्पटिव साइन होते हैं, अनुमान लगा रही है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोबेबल साइन, कि हाँ ये साइन हो सकता है, तो ये ऑब्जेक्टिव साइन होते हैं ये, ठीक है। पहले वाले क्या थे, सब्जेक्टिव थे, मदर बता रही थी, अभी है ऑब्जेक्टिव, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम अभी तक माँ ने अपनी कंप्लेंट्स बताई कि ये है, हमने सुन लिया, अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या इसमें ये चीज़ है, क्या इसमें ये चीज़ है, ठीक है। और अब हम भी देखो अनुमान लगाएंगे बैठ के, तो हमारे होंगे प्रोबेबल साइन, जो माता बताएगी उसके होंगे प्रिजम्पटिव साइन। तो प्रोबेबल साइन में क्या देखने को मिलेगा, ऑब्जर्व बाय एग्जामिनर, अब हम जो ऑब्जर्व करेंगे, पर ये भी अभी भी कन्फर्मेटरी नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट नॉट डिफाइन कन्फर्मेशन। हम इन प्रोबेबल साइन को नहीं बोल सकते कि हाँ आप प्रेग्नेंट हो ही हो, प्रेगनेंसी पॉजिटिव ही कंसीडर नहीं करेंगे इसमें।
यूट्राइन इनलार्जमेंट, हाँ बोलेंगे हाँ आपका यूट्रस तो बढ़ रहा है, वेट भी इंक्रीज़ हो रहा है, ये प्रोबेबल साइन हो गया। हैगार साइन देखेंगे, यानी सॉफ्टनिंग एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। 6th वीक में आपको हैगार साइन देखने को मिल जाएगा। गुडेल साइन देखने को मिलेगा, यानी सर्विक्स क्या है, सॉफ्ट हो गया है, वो भी आपको 4 to 6 वीक्स में देखने को मिल जाएगा। चैडविक साइन आप देखोगे, डेट इज़ ब्लूइश और वायलेट डिस्कलरेशन ऑफ वजाइना इन सर्विस, ठीक है, और साथ में वल्वा का भी, जो कि 4th वीक ऑफ जेस्टेशन में देखने को मिल जाता है, और इसी को हम जैकमियर साइन भी बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे ओसिएंडर साइन, यानी कि पल्सेशन इंक्रीज हो जाएगा, फेल्ट थ्रू लेटरल फॉर्निक्स ऑफ वजाइना विच इज़ अबाउट 8 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, पिस्कासिक साइन देखोगे, दैट इज़ सिमेट्रिकल इनलार्जमेंट ऑफ बॉडी ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस। उसके बाद पाल्मर साइन देखोगे विच इज़ सिस्टमिक एंड रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे, जो कि बाय मैनुअल एग्जामिनेशन से आप फील करोगे। बेलॉटमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि रिबाउंडिंग ऑफ फीटस, आप एक तरफ मदर के एब्डोमेन पे यहाँ प्रेस करोगे और फीटस होगा तो वो वापस से बैक आएगा, ठीक है, रिबाउंड करेगा, आपने प्रेस किया तो एग्जामिनर फिंगर से पाल्पेट करेगा, और इसे बोलते हैं इंटरनल बेलॉटमेंट, जो कि 16th वीक ऑफ जेस्टेशन में फील होता है, एंड एक्सटर्नल बेलॉटमेंट 20th वीक ऑफ जेस्टेशन में फील होता है। तो ये भी हमारा प्रोबेबल साइन में आ जाएगा, यानी कि हाँ हमने ये सारी चीज़ें देखी, हमें लग तो रहा है बच्चा है बट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे, यानी कि इंटरमिटेंट पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन, जो कि कैन बी फेल्ट बाय एब्डोमिनल एग्जामिनेशन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। दे बिगिन एट 8 वीक इन बेसिकली बेलट, आपको ना कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिल जाएंगे जो कि 8वें हफ्ते से शुरू हो जाता है, और वीक इन नेचर होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, बट स्ट्रॉन्ग इन नेचर कॉन्ट्रैक्शन जो स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं वो 16th वीक ऑफ जेस्टेशन में प्रेजेंट होते हैं, प्लस थ्रू आउट द प्रेगनेंसी रहता है, ठीक है। ये भी प्रोबेबल साइन में ही आएगा। नेक्स्ट है हमारा यूपीटी किट, जिसमें आप माता को बोलोगे जाओ इसमें देख के आओ, 2 लाइन आएंगे तो पॉजिटिव है और नहीं आया तो नेगेटिव है, ठीक है। अगर मान लो पॉजिटिव आ गया है उसमें यूपीटी किट में, तब भी हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे कि कंफर्मेशन है कि आप प्रेग्नेंट हो, हम कंफर्मेटरी साइन उसे नहीं मानते हैं, क्योंकि अबॉर्शन के केस में भी कुछ टाइम तक, काफ़ी टाइम तक HCG का लेवल बढ़ा रहता है, तो उसकी वजह से भी डबल लाइन आ जाती है, ठीक है। तो हम इसीलिए यूपीटी किट को भी कंफर्मेशन नहीं मानते हैं, क्योंकि इट इज़ डिटेक्टेड बेस्ड ऑन HCG हार्मोन प्रेजेंट इन यूरिन, ठीक है। तो ये सारे थे हमारे प्रोबेबल साइन, जो कि भाई एक एग्जामिनर देख रहा है, हम लोग देख रहे हैं माता में। पहले माता ने हमें अपनी कंप्लेंट बताई, डेट इज़ प्रिजम्पटिव साइन, जो कि वो खुद फील कर रही थी। उसके बाद सारे जितने भी साइन हैं वो सारे प्रोबेबल में आ जाएंगे, जो कि हम देख रहे थे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्फर्मेटरी एंड पॉजिटिव साइन। कन्फर्मेटरी एंड पॉजिटिव साइन में क्या होगा, दीज साइन सीन ओनली इन प्रेगनेंसी। अब ये कन्फर्म करेंगे कि हाँ ये महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है, ठीक है। इससे कंफर्मेशन मिल जाएगी, क्या करोगे, अल्ट्रासाउंड करोगे, USG आउटलाइंस, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा बच्चा है या नहीं है। आपको फीटल हार्ट रेट मिल जाएगी, कब, डॉपलर से आप फीटल हार्ट रेट सुनोगे तो 10th to 12th वीक में आपको फीटल हार्ट रेट सुनने को मिल जाएगी, तो ये भी कंफर्मेशन है। अब बच्चे का अगर दिल धड़क रहा है तो ये तो कंफर्मेशन ही है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि यूट्राइन फिब्रॉइड में कोई आपको धड़कन सुनाई दे रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी कोई और चांस हो ही नहीं सकता है। फीटल हार्ट रेट आपको सिर्फ फीटस में ही सुनाई देगा, इसीलिए ये भी कंफर्मेटरी है। साथ में एक्टिव फीटल मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब अगर भैया फीटस की मूवमेंट एक्टिव है, ठीक है, तो ये भी कंफर्मेशन है कि हाँ बच्चा है, क्योंकि अगर कोई गांठ या कोई सिस्ट होगी तो वो तो मूवमेंट करेगी नहीं, ठीक है। उसके बाद फीटल आउटलाइन और एक्सरे कर रहे हो तो बच्चा का पता चल रहा है। तो ये सारे थे कंफर्मेटरी पॉजिटिव साइन, और मोस्टली हम USG ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फंडल हाइट की। तो फंडल हाइट कैसे मेज़र करोगे, इवेलुएट करते हैं बेसिकली जेस्टेशनल एज ऑफ फीटस की, बच्चे की एज कितनी हो गई है, हम फंडल हाइट से पता लगा लेते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो 18 to 30 वीक्स पे, ठीक है, फंडल हाइट इज़ इन सेंटीमीटर इक्वल टू फीटल एज इन वीक्स +2 - 2 वीक्स, ठीक है। 18 से 30 वीक तक जितनी भी फंडल हाइट होती है, इन सेंटीमीटर बात कर रही हूँ, वो इक्वल होती है फीटल एज की, यानी कि फीटल को भी इतना ही टाइम हो चुका है, हम यही बोलेंगे। और प्लस माइनस हो सकता है, मतलब 2 +2 ± वीक्स ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। वरना अल्ट्रासाउंड तो फिर एग्जैक्ट है ही, बट अगर अल्ट्रासाउंड नहीं कर रहे हो, आपको फंडल हाइट से निकालना है, तो वो कैसे निकालना है ऐसे। फंडल हाइट अकॉर्डिंग टू एज ऑफ जेस्टेशन डिस्क्राइब्ड इन टेबल। अब हम इस टेबल में देखने वाले हैं, ठीक है।
पीरियड ऑफ जेस्टेशन एंड लोकेशन ऑफ फंडल हाइट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, ये प्यूबिस सिम्फाइसिस है, ठीक है। अब यहाँ पे 12th वीक में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फंडस जस्ट अबव द प्यूबिक बोन, ठीक है, जस्ट अबव प्यूबिक बोन पे यूट्रस देखने को मिलता है। उसके बाद है हमारा 14 to 16 वीक, फिर ये है हमारी अम्बिलिकल, ठीक है, अम्बिलिकस है हमारा, और यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो कौन सा वीक है, दैट इज़ 20th वीक। उसके वैसे हम यहाँ पे 20 to 24 बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद से जितना भी है, अगर हम फंडस को मेज़र कर रहे हैं और ये हमारा यहाँ पे 26 वीक्स आता है, तो हम बच्चे की जो वीक है वो 26 वीक्स ही कंसीडर करते हैं। +2 -2 हो सकता है, इसमें वेरिएशंस आ सकते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम को अच्छे से देख लो। और एक और बात, यहाँ पे हमारा 36 वीक होता है, उसके बाद 38 वीक होता है, और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, दैट इज़ इसको हम कंसीडर करते हैं 40 वीक्स, ठीक है। 36 वीक्स पे क्या होता है, जिफॉइड प्रोसेस पे होता है। उसके बाद वो उससे 1-2 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है, वो हमारा वापस से फंडस नीचे बैक आएगा, और वो कौन सा वीक होता है, 38 to 40 वीक्स कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कैसे पता लगाओगे, इट इज़ अ पोर्शन ऑफ फीटस डेट एंटर्स द पेल्विस इनलेट फर्स्ट। तो जो सबसे पहले पेल्विस इनलेट में एंटर करेगा वही हमारा प्रेजेंटेशन कंसीडर किया जाता है। डिनोमिनेटर इज़ अ बोनी लैंडमार्क ऑन प्रेजेंटिंग पार्ट यूज टू डिनोट द पोजिशन। तो डिनोमिनेटर क्या है, वो बोनी पार्ट है, ठीक है, जो कि प्रेजेंटिंग पार्ट में सबसे पहले देखने को मिलता है, यूज टू डोनेट द पोजिशन बेसिकली। सिफेलिक प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। सिफेलिक प्रेजेंटेशन में हेड इंगेज होता है सबसे पहले, ठीक है, पेल्विक इनलेट में। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो फीटल प्रेजेंटेशन है, 98% केसेस में आपको सिफेलिक ही देखने को मिलेगा। सिफेलिक में अब प्रेजेंटिंग पार्ट्स के वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। सिफेलिक बच्चा, अब चलो बच्चे का सर नीचे तो है, बट ज़रूरी नहीं है ना ऑसिपुट ही है, उसका थोपड़ा भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, वर्टेक्स आ सकता है, मिलिट्री हो सकता है, ब्रो आ सकता है, और फेस भी आ सकता है, ठीक है। ये इसके क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट्स हैं। प्रेजेंटेशन क्या है, सिफेलिक यानी बच्चे का सर नीचे। प्रेजेंटेशन 2 ही होती हैं, दैट इज़ सिफेलिक और वर्टेक्स, सिफेलिक और ब्रीच। सिफेलिक में सर नीचे होगा और ब्रीच में सर ऊपर पैर नीचे, ठीक है। तो ये क्या है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, और ये क्या है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये ब्रीच प्रेजेंटेशन है, बच्चे का सर ऊपर है और पैर नीचे है। ये क्या है, शोल्डर प्रेजेंटेशन है। ये तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, इसमें तो ट्राई भी मत करो नॉर्मल करवाने का, डायरेक्ट सिजेरियन बोल दिया जाता है, और उतना कॉमन भी नहीं है। पर फिर ब्रीच प्रेजेंटेशन हमने डिस्कस कर लिया, इस तरीके का होता है। बटक्स सबसे पहले प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किसी किसी के अब ब्रीच भी बहुत टाइप के होते हैं, फ्रैंक है, कंप्लीट है, फुटलिंग है। फुटलिंग में मतलब पैर पहले आ गया, ठीक है। ये सारे टाइप्स हैं ब्रीच के भी। तो इसमें बेसिकली इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम सिजेरियन ही रिक्वायर्ड होता है, बहुत कम होता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, कम ही केसेस में होता है, बट पॉसिबली सिजेरियन ही होता है इन दोनों केसेस में। ये तो 100% सिजेरियन है, इसमें तो चांस ही नहीं लेना है। ब्रीच प्रेजेंटेशन के भी 3 टाइप है, फ्रैंक, कंप्लीट एंड फुटलिंग। फ्रैंक में क्या होता है, लेग पॉइंट्स अप विद द फीट बाय द बेबी, हेड सो बॉटम इमर्ज फर्स्ट। अब इस फ्रैंक में क्या है, इसके पैर जो है ना ऐसे ऊपर होते हैं दोनों, ठीक है, तो उसे फ्रैंक बोलते हैं। और कंप्लीट में क्या होता है, ये हमारा कंप्लीट है। उसके बाद आता है फुटलिंग। फुटलिंग में क्या होता है, इसका एक पैर नीचे होगा, या तो कंप्लीट फुटलिंग दोनों ही पैर नीचे होंगे, एकदम खड़ा बच्चा, ठीक है। अभी हम देखेंगे, ये है फुटलिंग, इस बच्चे का एक पैर इधर है, और फ्रैंक में दोनों पैर ऊपर है, और कंप्लीट में बिल्कुल अच्छे से फ्लेक्स्ड है, ठीक है, जिसमें बटक्स आएंगे पहले। फिर शोल्डर प्रेजेंटेशन की बात करें तो शोल्डर प्रेजेंटेशन ये रही, बच्चा इस तरीके से ट्रांसवर्स लाई होता है, आर्म, बैक, एब्डोमेन कुड प्रेजेंट, एंड इफ फिटस डज नॉट स्पॉन्टेनियसली रोटेट, अगर बच्चा भाई खुद से नहीं घूम गया, या तो फ्रैंक या ब्रीच नहीं हुआ, तो मैनुअली घुमाते हैं, और मैनुअली भी नहीं हुआ तो सिजेरियन तो अपना है ही, और सिजेरियन ही रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। प्रेजेंटिंग पार्ट, इट इज़ अ स्पेसिफिक फीटल पार्ट दैट लाइंग नियरेस्ट टू द सर्विस। जो भी सर्विस के सबसे पहले नियरेस्ट पार्ट आएगा उसी को हम बोलते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट। पोजीशन की बात करें तो ये रिलेशनशिप ऑफ असाइंड एरिया ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट और लैंडमार्क टू द मैटरनल पेल्विस,
एंड मोस्ट कॉमन LOA होता है, ठीक है, लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन मोस्ट कॉमन पोजीशन है फीटस की, बट इससे भी मोस्ट कॉमन एक प्रेजेंटेशन है डेट इज़ LOT, ठीक है, लेफ्ट ऑसिपिट ट्रांसवर्स। उसके बाद आता है फीटल प्रेजेंटेशन। ये देखो फीटल के प्रेजेंटेशन है, ये फेस प्रेजेंटेशन है, ये वाला ब्रो प्रेजेंटेशन है, और ब्रीच प्रेजेंटेशन है ये वाला, और ये वाला है शोल्डर प्रेजेंटेशन। और वर्टेक्स तो जिसमें ऑसिपुट आता है नॉर्मल, वो तो हमने पीछे देख ही लिया था। फेस में इस तरीके से बच्चे का फेस होगा, ब्रो में ये जो है ना फोरहेड वाला पार्ट आएगा, ब्रीच में इसका बटक्स, शोल्डर में सबसे पहले शोल्डर ही आएगा। स्टेशन की बात करें तो स्टेशन में आएगा इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ डिसेंट इन सेंटीमीटर बिलो और अबव द मिड प्लेन फ्रॉम द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द स्चिल स्पाइन। तो बेसिकली ये जो स्चिल स्पाइन है यहीं से हमारा स्टेशन देखा जाता है, ठीक है। अगर +1 है या -1 है, ये सब स्चिल स्पाइन से ही सारे देखे जाते हैं। स्टेशन 0 का मतलब है कि बच्चा जो है उसका सर कहाँ पे आ चुका है, स्चिल स्पाइन पे आ चुका है। माइनस का मतलब क्या है, अभी तक अगर माइनस है तो मतलब स्चिल स्पाइन से ऊपर है बच्चे का सर, और -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 ये सारे माइनस में हो सकते हैं, यानी कि बच्चे का हेड अभी इंगेज नहीं हुआ है। और अगर प्लस है यानी बच्चे का हेड इंगेज हो चुका है, अब धीरे धीरे बच्चा नीचे आ रहा है, ठीक है। +1 +2 +3 +4 +5 इतना हो सकता है। उसके बाद आता है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब क्या है, व्हेन द वाइडेस्ट डायमीटर ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, अभी इसका वर्टेक्स है, ठीक है, तो वो कहाँ पे आ जाता है, 0 स्टेशन पे आ जाता है उसका प्रेजेंटिंग पार्ट। इस तरीके से यहाँ पे इस क्या बोलेंगे हम, इसका हेड इंगेज हो गया, अभी तो ये +1 पे है बच्चे का हेड, ठीक है। हैज़ पास द इनलेट इट यूजली एज्यूम एज स्टेशन 0 पे है, यानी स्चिल स्पाइन पे उसका हेड आ चुका है, हेड इंगेज हो चुका है। अब वापस से बैक नहीं जाएगा उसका हेड, अब इधर ही डायरेक्शन में चलेगा, पॉजिटिव की डायरेक्शन में। पोजीशन की बात करते हैं तो रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफाइड बोनी लैंडमार्क ऑफ फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट और लैंडमार्क ऑफ मैटरनल पेल्विस, दैट इज पेल्विस इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल सेगमेंट्स ऑफ 45 डिग्री एंगल। लेफ्ट LOA बहुत कॉमन पोजीशन है और लाई है। राइट उसके बाद आता है हमारा राइट ऑसिपिटो एंटीरियर, ये सबसे ज़्यादा लेस कॉमन है, ठीक है, खास करके LOA से, और बट नॉट एसोसिएटेड विद लेबर कॉम्प्लिकेशन। राइट ऑसिपिटो एंटीरियर भी ठीक है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट लेस कॉमन है ये, लेफ्ट में बच्चे का ज़्यादा देखा जाता है। उसके बाद ये एक्सेलरेशन डिसेलरेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो, लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं।